प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर उसके साथ साथ स्टैटिक सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करा रहा हूं। और इस सीरीज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस सीरीज में मैं स्टैटिक और करंट के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैंने लगातार यूपीएससी के प्रीलिम्स को बार बार पास किया है और अच्छे मार्क्स से पास किया है। तो मुझे पता है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स को सिर्फ नॉलेज के साथ पास नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए आपको कुछ एलिमिनेशन टेक्निक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज में मेरा प्रयास है कि आपकी करंट अफेयर की तैयारी के साथ साथ स्टैटिक के भी वैसे प्रश्नों को आपको तैयार करा दिया जाए जहां से कि प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक है और जो नितांत आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। लाइफ मूवमेंट, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि शायद आप लोगों ने लाइफ मूवमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है। हो सकता है आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर जो प्रश्न बनता है उसको कैसे सही किया जा सकता है, ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान, तो पहला तो ग्लासगो में और COP26 में भारत और फ्रांस द्वारा लाइफ का विचार पेश किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को हमने जब पढ़ा तो हमारे यहां पहले स्टेटमेंट में हमें 3 फैक्ट मिले। पहला कि ग्लासगो में COP26 का सम्मेलन हुआ, वहीं पर लाइफ का विचार दिया गया, और दूसरा कि इसको दिया किसने, भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर के इसका विचार दिया गया। ठीक है। सेकंड, यह जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने की कोशिश करता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको यह पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट में कोई भी हार्डकोर फैक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। तो इसमें मुझे वैसा कोई फैक्ट नहीं मिला जहां पर कि मैं ये सोचूं कि नहीं यहां पर फैक्ट गलत हो सकता था, वैसा नहीं मिला। थर्ड, मिशन की योजना प्रो प्लैनेट पीपल नामक व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क को बनाने और विकसित करने की है। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा, मिशन के शुभारंभ के साथ नासमझ और विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को किससे, चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक बात तो ये उम्मीद की ही जाती है कि पिछले साल की जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनसे वो परिचित रहे होंगे। तो अगर 2022 में या 2023 के शुरुआत में अगर कोई बड़ी घटना हुई है, कोई बड़ा सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना नितांत आवश्यक है। लेकिन अब चूंकि सारी जानकारी एक व्यक्ति को नहीं हो सकती है और यूपीएससी क्या पूछेगा इसकी निश्चितता भी नहीं है, तो ऐसे में प्रश्न जब आ जाएंगे तो कैसे सही करें, ये एक ट्रिक है और इसी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा जब मैंने चारों स्टेटमेंट पढ़ा तो जहां जहां मैंने पेन से हाईलाइट किया है उसका मतलब है कि उस क्षेत्र में या वहां पर कोई फैक्ट है, और चूंकि फैक्ट ही गलत हो सकता है, जैसे सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में मुझे कोई फैक्ट नहीं मिला, यहां पर सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स के गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है और यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट खूब देता है। तो उन स्टेटमेंट में भी दिमाग को एक्स्ट्रा खपत करना, ये आपका टाइम किल करना होता है। तो वहां पे खपत ही नहीं करना है, सिर्फ फैक्ट खोजिए, वेयर इज फैक्ट। तो पहले स्टेटमेंट में हमें चूंकि ज्यादा फैक्ट मिल गए, और मैंने आपको बार बार कहा है कि अगर 2 से अधिक फैक्ट किसी एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो मान के चलिएगा कि वहां पर कोई एक फैक्ट यूपीएससी ने गलत कर दी। ये एक्चुअली एक प्रिजम्पशन है, इसको आप ये मान सकते हैं कि ये पूर्वधारणा है, क्योंकि ये पूर्वधारणा ऐसे नहीं आई है, बार बार के यूपीएससी के अनुभवों से आई है। यूपीएससी के लगातार के पेपर के एनालिसिस करने से हमने ये देखा है
कि वहां पर 2 से अधिक फैक्ट अगर यूपीएससी पूछता है, कहीं 3 फैक्ट हो गए, 4 फैक्ट हो गए, तो उनमें से कोई एक फैक्ट को गलत करा देता है। तो इस आधार पर अगर हम इसको सही करने का प्रयास करें तो पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है। तो अगर पहला गलत हो रहा है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। इसका मतलब है कि आंसर है 2, 3 और 4। अब 2, 3 और 4 में चूंकि हमें कोई ऐसा निगेटिव फैक्ट कहीं नहीं मिला था, जैसे अगर 2, 3 और 4 में कोई निगेटिव फैक्ट मिला होता तो हम ये भी सोचते कि नहीं वहां गलत हो सकता, तो फिर हम इस ऑप्शन पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते थे। लेकिन 2, 3, 4 में हमें कोई निगेटिव फैक्ट भी नहीं मिला या फिर कोई हार्डकोर स्टेटमेंट भी नहीं मिला, तो इसीलिए माना जा सकता है कि ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बेसिकली इसको जान लेते हैं भाई कि ये लाइफ इनिशिएटिव है क्या। देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था लाइफ ये ग्लोबल इनिशिएटिव, और उद्देश्य क्या है कि लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट लाइफ मूवमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मतलब जलवायु के अनुकूल जीवन शैली। अब इसके संदर्भ में क्या क्या फैक्ट है भाई कि ये जो लाइफ मूवमेंट है इसको 2021 में ग्लासगो में 26 में भारत द्वारा पेश किया गया था। इसका मतलब है इसमें यहां पर जो फ्रांस की चर्चा की गई थी, फ्रांस ने भारत के साथ सहभागिता यहां पर नहीं दिखाई थी, या सिर्फ भारत के द्वारा इनिशिएट किया गया एक मूवमेंट है। ठीक है, अब अगर भारत और फ्रांस की संयुक्त बात की जाए तो ये जो कॉप 15 हुई थी, उस 15 में जो हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था वो भारत और फ्रांस की संयुक्त प्रतिबद्धता थी, लेकिन लाइफ मूवमेंट फ्रांस के द्वारा नहीं बल्कि सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया एक मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि आप पर्यावरण के प्रति एक जागरूक जीवन शैली को अपनाइए। पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली का मतलब क्या है, मतलब है कि आप प्रो प्लेनेट पीपल को डेवलप कीजिए। मतलब जो लोग हो, जो हमारी जनसंख्या डेवलप हो, जो नई जनसंख्या आ रही, नई पीढ़ी आ रही है, वह जलवायु परिवर्तन के प्रति, हमारे प्लेनेट के प्रति जागरूक हो, उसे पता हो कि उसका कोई भी कार्य जो प्लेनेट को हार्म कर सकता है वो उसको करने से बचे। और इसका अल्टरनेटिव क्या है कि अभी जो जीवन शैली है, एक जीवन शैली है जो यह कहती है कि आप, इसमें आपको दिख रहा होगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन में ही था कि एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली का नाम है उपयोग और निपटान जीवन शैली। उपयोग और निपटान जीवन शैली बेसिकली ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी जीवन शैली इसी आधार पर है कि हमारा जो मन करे हम उसका उपयोग करेंगे और फिर उसको निपटा देंगे। मतलब यूज किया और थ्रो किया, फेंक दिया। लेकिन इस जीवन शैली को बदलने की जरूरत है। और कैसी जीवन शैली की जरूरत है? अब एक सर्कुलर इकोनॉमी वाली जीवन शैली, चक्रीय अर्थव्यवस्था वाली। इसका मतलब है कि वेस्ट नहीं करिए, उपयोग करिए, जितनी जरूरत है उपयोग करिए, उसको फिर से रिसाइकल करिए, पुनः उपयोग करिए। तो इस जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है ताकि हमारी जो नई जनरेशन है या जो हमारा प्लेनेट है वह सुरक्षित रहे और नई जनरेशन भी उस प्लेनेट के प्रति जागरूक बनी रहे। तो इसीलिए अब हमें ऐसे लोगों को डेवलप करने की जरूरत है जो कि प्रो प्लेनेट हो, जो इस पृथ्वी के अनुकूल जीवन शैली अपनाने वाले हो। कहा जाता है कि जो ईस्टर्न जीवन शैली है, जिसमें कि भारतीयों की जो जीवन शैली है, ये भारतीय जीवन शैली को जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है लाइक यूएनईपी, वो भी कहता है कि भारतीयों की जीवन शैली प्रो प्लेनेट जीवन शैली, और जो वेस्टर्न जीवन शैली, जो पश्चिमी जीवन शैली है, वो प्रो प्लेनेट जीवन शैली नहीं है। अभी हम लोगों ने, आप लोग अगर लगातार देखते हैं तो इसमें पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर वेस्टर्न जीवन शैली को अपनाया जाए तो पूरे जो वर्तमान में उनकी जो खपत है, उस खपत को पूरा करने के लिए 2 से अधिक पृथ्वी की आवश्यकता है एक वर्ष में, जितना कि वो खपत करते हैं। जबकि भारतीय जीवन शैली, एक ही पृथ्वी पर्याप्त है भारतीय जीवन शैली को जीने के लिए। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री का ये इनिशिएटिव है। तो इस इनिशिएटिव, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव और एक बड़ा इनिशिएटिव है, तो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2021 का मूवमेंट है, लेकिन अभी तक चूंकि प्रश्न नहीं पूछा गया है तो इस बार प्रश्न पूछने के लिए संभावना बन सकती है। तो आप लोग इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। अब ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है। आप लोगों ने कितना एनवायरमेंट इकोलॉजी तैयार किया है ये आप लोग अपना जज करिएगा इस स्टेटमेंट के साथ।
मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा और आप लोग उसका सही और गलत खुद के मन में सोचते रहिएगा। फिर जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर कितना है। पहला, पारिस्थितिकी अनुक्रमण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है भाई कि इस परिवर्तन में जैविक और अजैविक घटक शामिल है। पहला स्टेटमेंट है कि इस परिवर्तन में जैविक और अजैविक घटक शामिल है। किस परिवर्तन में? पारिस्थितिकी अनुक्रमण में। ठीक है। सेकेंड, उभरते ज्वालामुखी द्वीपों और लावा प्रवाह पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राथमिक अनुक्रमण कहां होता है? जहां पर कि ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं या लावा प्रवाह होता है, वहां पर अगर कोई जो अनुक्रमण होता है उसको कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। ठीक है। सेकंड, थर्ड, एक अग्रणी प्रजाति आमतौर पर कम विकास दर और कम जीवन काल दिखाती है। चौथा, प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन करना अधिक कठिन होता है। द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन क्या है? अधिक कठिन होता है। पांचवा, एक चरमोत्कर्ष समुदाय स्थिर, परिपक्व, अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाला होता है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है? आप लोगों ने इसका आंसर सोच ही लिया होगा, क्योंकि मैं पढ़ते आ रहा था। तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। अब आइए देख लेते हैं आपकी तैयारी का स्तर कितना है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता क्या है बेसिकली? तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण बेसिकली यहां आपको यह दिख रहा होगा कि किसी भी बंजर जमीन पर या ऐसा जमीन जहां पर मिट्टी नहीं है, वहां पर जब पहली बार जीवन का अंकुरण होता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। क्लियर हो गया? पारिस्थितिकी अनुक्रमण में से पहला है प्राथमिक अनुक्रमण और संपूर्ण पद्धति को कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। तो जहां पर एकदम बंजर है, यहां देखिए चट्टानें हैं, इन चट्टानों, ये नग्न चट्टान है, तो नग्न चट्टानों पर पहली बार जब जीवन का अंकुरण होता है तो कौन सा जीवन आता है? लाइकेन। यही आएंगे ना, नग्न चट्टानों पर तो वृक्ष उगेगा नहीं, तो सबसे पहले लाइकेन आता है। लाइकेन क्या करता है? लाइकेन आकर के उन चट्टानों में दरार पैदा करता है, उन चट्टानों को धीरे धीरे क्षय करता है, तोड़ता है, और उन चट्टानों में हवा, पानी का मिश्रण बना देता है। तो चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगती हैं, धीरे धीरे टूट करके खुरदरी हो जाती है। और अब पहले तो लाइकेन था, लेकिन जब वो फट करके थोड़ी मुलायम होने लगती हैं तो अब वहां पर इस लाइकेन के बाद छोटे छोटे घास पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो लाइकेन था ये कहलाएगा प्राथमिक अनुक्रमण। लाइकेन क्या कहलाएगा? प्राथमिक अनुक्रमण। जहां पर पहली बार जीवन की जहां पर उत्पत्ति हुई उसे कहेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। तो प्राथमिक अनुक्रमण करने वाला सबसे प्रमुख जीव क्या है? सबसे प्रमुख जीवन है लाइकेन। लाइकेन के बाद फिर आता है, उसी जमीन पर क्या पैदा होने लगता है? छोटे छोटे घास पैदा होने लगते हैं, छोटे छोटे घास। फिर धीरे धीरे ये घास क्या करते हैं? ये घास बहुत समय तक रहते हैं, फिर सड़ते हैं, गलते हैं, नष्ट होते हैं। तो फिर वो जो चट्टान था, अब वो चट्टान धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है। वहां चूंकि पहले ह्यूमस नहीं था, यहां पर पहले ह्यूमस नहीं है, लेकिन ये लाइकेन मरा तो धीरे धीरे फिर घास आए, फिर ये घास जब मरे तो वहां पर धीरे धीरे ह्यूमस बढ़ने लगा, मिट्टी के उपजाऊपन में वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे उपजाऊपन में वृद्धि होगी वैसे वैसे वहां पर रहने वाले प्रजातियों में भी चेंज आने लगेगा। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि जहां भोजन अधिक होता है वहां पर बहुत अधिक संख्या में खाने वाले जुट जाते हैं। अगर भोजन कम रहेगा तो खाने वाले भाग जाएंगे, भोजन की अधिकता होगी तो खाने वाले आ जाएंगे। किसी के घर में अगर खाने वाली वस्तुएं हैं जो कि जमीन पर बिखरी रहती है तो उसके घर में चूहे भी बहुत अधिक रहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर मिट्टी में भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। तो भोजन की उपलब्धता बढ़ गई तो खाने वाले जो जीव हैं, मतलब कि अब उससे जो बड़ी झाड़ियां हैं,
वो भी अब यहां पर पैदा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब यह मिट्टी बड़ी झाड़ियों को जीवन देने के लिए पर्याप्त है। तो अब ये यहां पर बड़ी झाड़ियां आ जाएंगी। फिर जब ये बड़ी झाड़ियां बहुत समय तक ऐसे रहेंगी, फिर धीरे धीरे बड़ी झाड़ियां सड़ती गलती रहेंगी, टूटती रहेंगी, गिरती रहेंगी। तो वो चट्टानों को अब क्या बनाती जाएंगी, देखिए नीचे चट्टान का लेयर, धीरे धीरे मिट्टी बढ़ रहा है। ये मिट्टी क्या है, ये ह्यूमस है। पहले ये चट्टान हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर इतनी मिट्टी की मोटी परत पैदा। तो जब मिट्टी की मोटी परत पैदा हो गई, उसमें ह्यूमस अधिक है, तो अब पहले जो छोटी झाड़ियां थी अब वो क्या हो जाएंगी, बड़ी झाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे बड़े पेड़ भी उसमें उगने लगेंगे। ठीक है, फिर ये वर्षों तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर ये पेड़ उसी में गल करके गिरते रहेंगे, बूढ़े होकर के टूटते रहेंगे, फिर वहां पर बंजर फिर ये टूटते रहेंगे तो वहां पर ह्यूमस बढ़ता रहेगा, मिट्टी बनती रहेगी। तो जैसे जैसे मिट्टी की मोटी होती जाएगी मिट्टी, वैसे वैसे ये पहले के तुलना में अब एक और बड़े पेड़ों का समूह वहां इकट्ठा हो जाएगा। मतलब कि अब यहां पर जंगल की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जंगल की उत्पत्ति एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इस लंबी प्रक्रिया की शुरुआत इस नग्न चट्टानों पर हुई। ये नग्न चट्टानों पर पहली बार लाइकेन आया, फिर धीरे धीरे अनुक्रमण होता गया। एक जीवन के बाद उसी स्थान पर दूसरा जीवन आया, फिर तीसरा जीवन आया, फिर चौथा जीवन आया और फिर एक अंतिम जीवन आया। अंतिम जीवन का तात्पर्य है कि अब यहां पर बहुत घने जंगल हो गए हैं, तो अब यहां इस जंगल के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं आएगा। ठीक है, इसी जंगल को कहते हैं चरमोत्कर्ष अवस्था। मतलब अब इस जंगल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। अब क्या होगा, अब इस जंगल का विनाश हो सकता है। अब यहां से कोई जंगल को रिप्लेस करने वाली दूसरी प्रजाति, ठीक है, तो इसी अवस्था को कहते हैं चरमोत्कर्ष अवस्था। यह है अनुक्रमण की अवस्था, इसे कहते हैं प्राथमिक अनुक्रमण, जिसमें बंजर जमीन पर लगातार जीवन की उत्पत्ति होती है। लेकिन अब यहां सिर्फ प्राथमिक अनुक्रमण नहीं, अब हमें जानना है द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है भाई। अब सपोज करिए कि ये यहां पर चरमोत्कर्ष अवस्था में जंगल है, अचानक भूस्खलन हुआ, ठीक है, अचानक कोई नदियों में बाढ़ आ गई और ये पूरा का पूरा जंगल क्या हो गया, पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो गया। किसी भी कारण से ये पूरा जंगल क्या हो गया, नष्ट हो। अब ये पूरा जंगल नष्ट हो गया, फिर से मिट्टी वहां पर एकदम समतल हो गई, वहां पर कोई जीवन का प्रमाण नहीं है। जितने भी ये जीवन था, सारा का सारा जीवन क्या हो गया, नष्ट हो गया। किसके कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा के कारण जब जीवन नष्ट हो गया, तो अब क्या होगा भाई, जीवन तो नष्ट हो गया, तो फिर दूसरी बार यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना है कि पहली प्रक्रिया और दूसरी प्रक्रिया में एक छोटी सी अंतर है। अंतर क्या है कि पहली प्रक्रिया में जो आधार था वह चट्टान क्या था, कठोर चट्टान था, जो कि एकदम यहां पर मिट्टी का अभाव था। तो पहली अनुक्रमण में कठोर चट्टान था, जबकि जो द्वितीय अनुक्रमण शुरू होगा वहां पर पहले से ही मिट्टी उपस्थित है। ठीक है, सिर्फ जीवन खत्म हुआ है, मिट्टी अभी भी वहां पर है। अब वहां पर दोबारा जीवन जो पैदा होगा, अब आप ही लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको कि यहां पर जीवन पैदा होना जल्दी आसानी होगा कि यहां पर जीवन पैदा होना जल्द आसान होगा। ठीक है, तो मैं ही बता देता हूं। तो प्राथमिक प्रक्रिया में यहां पर जीवन की उत्पत्ति क्या होती है, दीर्घकालिक होती है। ठीक है, और यहां पर जीवन की उत्पत्ति क्या होती है, ये अल्पकालिक होती है। मतलब ये बहुत जल्दी जीवन की उत्पत्ति हो जाती है। तो इसी अनुक्रमण को, ये जो एक बार जहां पर चरम समुदाय आ गया है और चरम समुदाय के नष्ट होने के बाद फिर से जहां पर जीवन की उत्पत्ति होती है,
उसे कहते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, तो क्लियर हो गया, एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरा होता है द्वितीयक अनुक्रमण। द्वितीयक अनुक्रमण हमेशा आता है चरमोत्कर्ष अवस्था के बाद। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अब आइए यहां पर कहता है कि जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। तो भाई जैविक घटक में, पारिस्थितिकी अनुक्रम में जैविक घटक में क्या हुआ? लाइकेन आया ना। जैविक घटक में लाइकेन और अजैविक घटक में क्या थी? चट्टानें। तो इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण में जैविक और अजैविक दोनों तत्वों का समामेलन होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, उभरते ज्वालामुखी द्वीपों और लावा प्रवाह पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। हमने देखा कि प्राथमिक अनुक्रमण कहां होता है? एकदम बंजर जमीन या बहुत कठोर चट्टान जहां है, यहां, या फिर वैसा जमीन जहां पर कि इससे पहले कोई जीवन का प्रमाण नहीं रहा है, वहां पर प्राथमिक अनुक्रमण होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ज्वालामुखी द्वीप, अगर ज्वालामुखी से जो जीव द्वीप पैदा हुआ है वहां पर कोई अनुक्रमण नहीं हुआ तो वो क्या हुआ? प्राथमिक अनुक्रमण। या फिर लावा प्रवाह, जो लावा ज्वालामुखी से निकला और बिछ गया बहुत दूर तक, तो उसमें तो कोई जीवन है नहीं पहले से, और फिर वर्षों के बाद जब उस लावा के चट्टानों पर जीवन पैदा हुआ तो उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक अनुक्रमण के द्वितीयक अनुक्रमण, उसे कहेंगे प्राथमिक अनुक्रमण। तो इसका मतलब कि सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। थर्ड स्टेटमेंट, एक अग्रणी प्रजाति आमतौर पर कम विकास दर और कम जीवन काल दिखलाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो लाइकेन आया पहली बार, लाइकेन जो आया, ये लाइकेन क्या है? इसे कहेंगे अग्रणी प्रजाति, मतलब जो सबसे पहले आई, अग्रणी प्रजाति। तो अग्रणी प्रजाति जो लाइकेन आया, यह लाइकेन कम समय के लिए आया कि बहुत लंबे समय तक लाइकेन रहेगा, तब जाकर के वहां पर मिट्टियों में परिवर्तन लाएगा। तो लाइकेन क्या रहेगा? बहुत लंबे समय तक रहेगा। और यहां क्या कह रहा है कि जो प्राथमिक एक अग्रणी प्रजाति होती है वह कम विकास दर और कम जीवन काल दिखलाती है। भाई विकास दर तो उसका कम ही होता है, लेकिन जीवन काल क्या होता है? जीवन काल बहुत लंबा होता है। इनमें सबसे अधिक इन सभी अनुक्रमणों में सबसे अधिक लंबा जीवन काल, सबसे अधिक लंबा अगर कहें तो ये लंबा होता है सेकेंड लास्ट, द्वितीयक सबसे अधिक लंबा, और सबसे अधिक लंबा जीवन काल जो होता है वो चरमोत्कर्ष अवस्था का होता है। ठीक है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा चरमोत्कर्ष अवस्था, और दूसरा सबसे अधिक लंबा जो जीवन काल होता है वो अग्रणी प्रजाति का। ठीक है, तो ये कहना कि यहां पर कम जीवन काल दिखलाती है तो ये क्या हो जाएगा? गलत। फिर प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन करना अधिक कठिन होता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है उसको देखना, उसको ऑब्जर्व करना बड़ा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? जबकि प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में, अब कठिन क्यों होगा भाई? अब सोचिए, यहां पर प्राथमिक अनुक्रमण में टाइम कितना लगता है? प्राथमिक अनुक्रमण में टाइम सपोज करिए लगा यहां पर 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष लगा, तो एक व्यक्ति अगर उसका अनुक्रमण उसको देखना चाहे, महसूस करना चाहे, तो यहां पर जीवन उत्पत्ति हो रही है लाइकेन की, उसको लाइकेन को तैयार होने में 100 वर्ष लगे, कोई व्यक्ति उस 100 वर्ष तक जी ही नहीं पाया। तो मतलब कि उसको यहां पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई वह देखना कठिन है, देखना कठिन है। लेकिन अगर पहले से ही मिट्टी है, जीवन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन पहले से ही मिट्टी है, तो उस मिट्टी में जो नया जीवन आएगा, उस मिट्टी में जो फसल निकल जाएगी, उस मिट्टी में जो पौधे तैयार होंगे उसमें कम टाइम लगेगा। तो हम अपने जीवन काल में उसको आसानी से देख सकते हैं, 1-2 साल 5 साल में ही उसमें जीवन निकल जाएगा, है ना। तो द्वितीयक जो अनुक्रमण होता है वह जल्दी होता है, इसीलिए उसको देखा जा सकता है। जबकि प्राथमिक जीवन जो अनुक्रमण होता है वह काफी दीर्घकालिक होता है, तो उसको देखना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि यह स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन करना अधिक कठिन होता है। तो द्वितीयक अनुक्रमण का अवलोकन करना कठिन है कि आसान है? प्राथमिक की तुलना में आसान है। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। फिर पांचवा, एक चरमोत्कर्ष समुदाय स्थिर, परिपक्व, अधिक जटिल और लंबे समय तक चलने वाला होता है। तो अब यहां देखिए, परिपक्व क्या हुआ? परिपक्व समुदाय इसे कहते हैं जंगलों को। अब ये जो जंगल होते हैं, अमेजन का जंगल, इंडिया में भी जो वेस्टर्न घाट के जंगल है, जो हिमालयन जंगल है, या मध्य प्रदेश के जो जंगल है, वो बहुत लंबे समय से जंगल है, स्थिर है ना। उसमें अचानक से अभी जंगल वो 500,000 साल से है और उन जंगलों को नष्ट नहीं किया गया है। तो ये क्या है? ये लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, इसमें लंबी स्थिरता रहती है, अस्थायित्व होता है इनमें जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है कि चरमोत्कर्ष समुदाय स्थिर होता है, सही है। परिपक्व होता है, सही है। परिपक्व का मतलब अब इसके बाद कोई जीवन नहीं आएगा। अधिक जटिल होता है, जटिल होने का मतलब है कि एक ही क्षेत्र में बहुत अधिक जीवन यहां उपस्थित होता है। जंगलों में पेड़ भी होते हैं, बहुत सारे प्रकार के जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत अधिक होते हैं। तो ये बहुत जटिल जीवन शैली यहां हो जाती है, तो जटिलता भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पहला, अब मैं इसको हटा देता हूं, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा, पहला, दूसरा और पांचवा सही है। तो पहला, दूसरा और पांचवा कहां है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका मतलब ए सही है। आप लोगों को एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये पूरा, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये पारिस्थितिकी उत्तराधिकार वही जो कि हमने एक्सप्लेन किया। प्राथमिक जो उत्तराधिकारी होते हैं वे एक नंगे और निर्जन क्षेत्र में होते हैं, ये हमने चर्चा कर ही ली है। अग्रणी पौधे के संयोजन को सामूहिक रूप से पायनियर समुदाय मतलब जो सबसे पहली बार आते हैं, अग्रणी पौधे, उनको पायनियर समुदाय कहते हैं, पायनियर पथ प्रदर्शक। द्वितीयक अनुक्रमण की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण को निरीक्षण करना कहीं अधिक कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि टाइम लगता है भाई उसमें। जो अंतिम चरण होता है उसमें चरमोत्कर्ष समुदाय भी उसे कहा जाता है। तो ये सब चीजें चूंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन। चलिए, अभी आप लोग कुछ लोग बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर हट जाया करिए, तो मैं हट गया हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी के सूर्यातप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? अब भाई, सूर्यातप में परिवर्तन का मतलब सूर्य से आने वाला जो तापमान है उसमें अंतर पैदा करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला है पृथ्वी का अपने कक्ष पर झुकना, सूर्य के किरणों का झुकाव कोण, दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता। अब आइए इसको देख लेते हैं। पहले इसको यही देख लेते हैं। ये देखिए, यहां पर सन है, ठीक है। यहां पर मैंने मान लिया ये अर्थ है, ठीक है। मैंने सन का साइज थोड़ा छोटा किया है, लेकिन एग्जैक्टली सन बहुत बड़े हैं। अब ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए, सनलाइट यहां से सबसे नजदीक वाले भाग, ये थोड़ा दूर हो गया, यह काफी दूर हो गया, ठीक है। अब आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये सन है और ये अर्थ पृथ्वी। पृथ्वी का सबसे नजदीक का जो सूर्य के पास का भाग है, यहां पर जो सूर्य की किरण पहुंच रही है वह जल्दी पहुंच जा रही है। तो जल्दी पहुंचेगी तो उसमें तापमान बहुत अधिक रहेगा। सूर्य की किरणों को अगर जाने में दूरी का सामना करना पड़े, जैसे ये पोल है, पोल तक आने में सूर्य की किरणों को इतना एक्स्ट्रा दूरी कवर करना पड़ा। तो इस एक्स्ट्रा दूरी को कवर करते समय वो क्या हुई कि वायुमंडल में जो धूल कण है उन धूल कणों से भी टकरा करके जा रही हैं। तो कुछ उसकी उष्मा को धूल कण क्या कर ले रहे हैं? ऑब्जॉर्व कर ले रहे हैं। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते सूरज की जो प्रकाश है उसकी उष्मा में क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है, ठीक है। तो दूरी के साथ उष्मा में कमी हो जाती है। तो इसलिए यहां पर सूर्यातप कम रहेगा और यहां पर सूर्यातप अधिक रहेगा। अब आइए इधर देखते हैं, पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमना। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर, यहां पर मैं बना देता हूं,
ये बीच में सन है और ये पृथ्वी की कक्षा है अर्थ। अब यहां देखिए पृथ्वी की कक्षा कैसी है, अंडाकार है। अंडाकार का मतलब कि कुछ समय पृथ्वी सूरज के निकट होती है, कभी दूर होती है। तो जब निकट होगी तो अधिक उष्मा और जब दूर होगी तो कम उष्मा। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है, 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को पृथ्वी पर सूर्यातप अधिक आता है और सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जून या जुलाई देख लीजिएगा, 4 जून ही है शायद, जुलाई गलती से बोल गया था। तो 4 जून को सबसे निकट होती है, दूर होती है। तो दूर होगी तो उष्मा कम आएगी। तो सूर्य के अपने कक्ष पर घूमना, अगर पृथ्वी अपने कक्ष पर अंडाकार कक्ष पर घूम रही है तो उसके कारण भी सूर्यातप प्रभावित हो रहा है। क्लियर है पहला स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सूर्य के किरणों का झुकाव कोण। अब यहां पर देखिए, हमने देखा यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बहुत अधिक सूर्यातप आ रहा है। यहां पर एंगल बदल जा रहा है, कोण क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यहां पर 30 डिग्री। तो जैसे जैसे कोण कम होगा वैसे वैसे उष्मा में भी कमी आती जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो झुकाव कोण होता है वह भी सूर्यातप को प्रभावित करता है। तीसरा, दिन की अवधि। अब आप लोग बताइए, जैसे दिन की अवधि अगर लंबी होगी तो सूरज का प्रकाश लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा, तो लंबे समय तक पृथ्वी पर रहेगा तो वहां सूर्यातप की मात्रा अधिक होगी, है ना। ठीक है, तो ये भारत में उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में होता है। अब कहता है वायुमंडल की पारदर्शिता। अगर वायुमंडल में धूल कण अधिक है तो धूल कण अधिक होंगे तो वो क्या करेंगे, सूरज से आने वाली प्रकाश की कुछ उष्मा को अवशोषित कर लेंगे। तो ऐसे में पृथ्वी की सतह पर कम उष्मा पहुंच पाएगी। तो धूल कण भी क्या करते हैं, पृथ्वी के सूर्यातप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। तो इसका मतलब कि क्या आंसर होना चाहिए, चारों के चारों कारक पृथ्वी पर सूर्यातप के पहुंचने और उसमें परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। क्लियर है चीजें, मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, बस वही एक्सप्लेन किया गया है कि सूर्यातप में ये सभी चीजें, पृथ्वी का कक्ष पर घूमना, दिन की अवधि, वायुमंडल की पारदर्शिता, स्थल कैसा है यह भी प्रभावित करता है। ठीक है, बाकी ये जो लास्ट वाला है ये हमने एक्सप्लेन किया है। अब प्रश्न है कि किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित में से किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है। आप लोग खुद बताइएगा कि किसी भी स्थल पर वायु का तापमान, भूल जाइए, सिर्फ तापमान याद रखिए, तापमान किन कारकों से प्रभावित होता है। पहला है उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। तो क्या ऊंचाई तापमान को प्रभावित करती है, वायु के तापमान को। दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है वायु संगीता और महासागरीय धाराएं, और चौथा है अक्षांश। कह रहा है कि सही आंसर बताइए। आप लोग खुद से अपना आंसर एक बता चुके होंगे। अब आइए इसको देख लेते हैं। आप सभी जानते होंगे कि किसी भी स्थान पर, जैसे यहां पर अगर सन है तो सबसे पहले यहां पर अर्थ अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल है अर्थ का, वायुमंडल हम सभी पढ़े हुए हैं कि वायुमंडल में जैसे जैसे, वायुमंडल में जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, उसमें जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में क्या होती है, तापमान में कमी आती है। अब तापमान में कमी क्यों आती है, क्योंकि सूर्यातप सबसे पहले जब सतह पर टकराता है तो सतह को गर्म करता है, फिर सतह के संपर्क में जो हवा होती है वो गर्म होती है, फिर उस गर्म हवा के संपर्क में जो ऊपर वाली हवा होती है वो गर्म होती है। इसका मतलब कि पृथ्वी नीचे से ऊपर की ओर गर्म होती है, तो नीचे ज्यादा गर्म होता है, पृथ्वी के सतह पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाई तो गर्मी कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि ऊंचाई के साथ, उत्तुंगता के साथ तापमान प्रभावित होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी आती है। याद कर लिया आप लोग। सेकंड, समुद्र से दूरी। अब समुद्र से दूरी भाई कैसे प्रभावित करती है, यहां देखिए, समुद्र से दूरी का मतलब है, यहां लिखा है कि अगर आप समुद्र के निकट होंगे, आप सभी जानते हैं कि समुद्र न तो जल्दी गर्म होता है
और ना ही जल्दी ठंडा होता है। तो समुद्र के नीचे जब आप रहेंगे, समुद्र के पास रहेंगे, तो आपको गर्मी कम महसूस होगी। क्यों? क्योंकि समुद्र के प्रभाव के कारण समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं आपके आसपास के माहौल को ठंडा बनाए रखेंगी। फिर जब 4 महीने लगातार टेम्परेचर पड़ा तो समुद्र धीरे धीरे गर्म होने लगा। तो 4 महीने में समुद्र काफी गर्म हो गया और तब तक 4 महीने में स्थल में क्या आ गया? जाड़े का मौसम। तो स्थल जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो स्थल क्या हो गया? एकदम ठंडा हो गया, लेकिन समुद्र उतना जल्दी ठंडा नहीं हुआ है। तो समुद्र गर्म है अभी। तो जाड़े के मौसम में भी समुद्र के निकट रहने वाले लोगों को उतना जाड़ा महसूस नहीं होता है, क्योंकि समुद्र उस समय गर्म रहता है। तो इसीलिए समुद्र से दूरी अगर बढ़ती जाएगी आपकी, तो आप पर जलवायु का प्रभाव भी, तापमान का प्रभाव भी उतना ही अधिक होता जाएगा। समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ ठंड भी बढ़ेगी और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ गर्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन समुद्र के आसपास रहेंगे तो ठंड भी कम महसूस होगी और गर्मी भी कम महसूस होगी। ये क्लियर है? ठीक है, हाइट हमने समझ ही लिया। पीछे यहां पर एक तथ्य है, अक्षांश। आप सभी जानते हैं कि जो 0 डिग्री का अक्षांश होता है, विषुवत रेखा, यहां पर गर्मी खूब पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तापमान में क्या होती है? कमी आती है। जानते हैं ऐसा? आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर तो ये 0 डिग्री अगर है, तो ये अगर 90 डिग्री है, तो पोल पर आते आते तापमान उसके पास 0 तक पहुंच जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और यहां पर 27 डिग्री एवरेज होता है। तो विषुवत रेखा से पोल की ओर जाने पर, ध्रुव की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा तापमान में कमी आती है। तो अक्षांश भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। वायु संगीता और महासागरीय धाराएं। महासागर की धाराएं, अब समझिए, अगर किसी स्थल के समीप कोई ठंडी जलधारा बह रही है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर आप लोग महासागरीय जलधाराओं को जानते हैं, तो एक जलधारा है यहां पर, ये अफ्रीका का तट है, यहां पर एक जलधारा चलती है, उस जलधारा का नाम है कनारी की जलधारा। अब ये कनारी की जलधारा कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ये ठंडी जलधारा जब यहां से चलेगी तो यहां इस क्षेत्र में क्या कर देगी? इस क्षेत्र में ठंडक बना देगी। ठीक है, लेकिन अब एक उलट एग्जांपल बता रहा हूं। यहां पर ये ब्राजील का तट है, यहां पर गर्म जलधारा चलती है, ब्राजील की धारा, ब्राजील की जलधारा। अब ये गर्म जलधारा यहां पर चलेगी, गर्म पानी ऐसे आएगा तो इस आसपास के टेम्परेचर को क्या कर देगा? गर्म कर देगा ना। तो जलधारा भी क्या करती है? तापमान को, जो वायु चलती है उस वायु को गर्म और ठंडा करती है। अब इस जलधारा से सट करके जो हवा है यहां कनारी के पास, वो ठंडी हो जाएगी, और अगर ब्राजीलियन जलधारा है तो इससे सट करके जो हवा चलेगी वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर वायु संगीता और महासागरीय धाराएं भी तापमान को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। इतना चीजें क्लियर हो गई है? मुझे उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही होंगी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले क्लास में इसको फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बेसिकली आप सभी जानते हैं कि एक क्वेश्चन यूपीएससी का भी शामिल किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको बताया जा सके कि यूपीएससी के क्वेश्चनों को इलिमिनेट कैसे करना है। तो इस सीरीज में आइए इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अगर हमें जानकारी नहीं होती तब भी कैसे इलिमिनेट किया जाता है। ये बेसिकली 2020 का इकोनॉमी का क्वेश्चन है। 2020, 22 और 21 का हमने कर लिया है, 2020 का भी कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। ठीक है, अब मैंने स्टेटमेंट पढ़ लिया, मुझे दो जगह हार्डकोर फैक्ट नजर आए, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते।
कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब चलो मैंने नहीं पढ़ा है एमएसपी के बारे में, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपोज करो कि एक ऐसी स्थिति है कि आप लोगों ने नहीं जाना है इसको, तो कैसे सही करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी स्टेटमेंट हार्ड होने लगे, कठोर होने लगे, तो उसके गलत होने की संभावना भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर कह रहा है कि जो खरीद होती है एमएसपी पे सभी अनाजों और दालों की, वो क्या होती है, असीमित होती है, कितनी भी खरीद की जा सकती है। भाई असीमित कह सकते हैं, सरकार के पास जो कोल्ड स्टोरेज है, सरकार के पास अनाज भंडारण करने की जो क्षमता है वह खुद ही सीमित है, तो सरकार असीमित कैसे खरीद सकती है, नहीं होगा ना। तो ये क्या है, असीमित शब्द क्या है, बहुत हार्ड शब्द है, बहुत कठोर शब्द है। जैसे ही ऐसे शब्द दिख जाए आपको समझ लेना है कि यह स्टेटमेंट क्या है। दूसरा कि सरकार जो एमएसपी पर अनाज खरीदती है वह इतना एमएसपी उसका इतना बढ़ा करके रखा जाता है कि बाजार मूल्य कभी उस पर पहुंच ही नहीं पाए, कभी नहीं। तो यह स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है। दूसरा कि कभी नहीं हार्ड भी है, बहुत कठोर भी है। तो मैंने आपको बार बार कहा कि जब स्टेटमेंट निगेटिव हो, हार्ड हो, तो वो मैक्सिमम केस में गलत होता है। तो ये भी क्या है, गलत है। अरे कभी नहीं का क्या मतलब है, बाजार में अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी, कोई ऐसी स्थिति पैदा होगी, जैसे कोरोना काल में काला बाजारी की स्थिति हो गई थी, तो अनाज के दाम बहुत अधिक बढ़ गए थे, तो क्या वो एमएसपी तक सीमित थे, नहीं, बहुत अधिक आगे चले गए थे, तो कभी नहीं पहुंच पाती। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब डी आंसर। बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप जानकारी नहीं भी रखते हैं तो भी अगर आप ये माइंडसेट रखते हैं कि हार्डकोर नहीं होना है, क्योंकि यूपीएससी क्या चाहते हैं कि एक लिबरल व्यक्ति सिविल सर्वेंट बने, और यहां वो खुद ही स्टेटमेंट हार्ड दे रहा है, तो आप खुद ही लिबरल होकर के उसको सोच लीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिकली तापमान व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, समझा देता हूं। तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, जिसे सामान्य वृद्धि दर। सेकंड, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु अपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह भी ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट पढ़ते समय सही गलत या सही नहीं को जरूर घेर लें, क्योंकि ऐसे एक दो क्वेश्चन का मिस्टेक भी आपको बर्बाद कर सकता है, आपको प्रीलिम्स से बाहर कर सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर चूंकि आप लोगों को ही करना है, ये देखिए यहां पर एक मैप है इसका, ये जो ड्यूरिंग टिपिकल डे, सामान्य दिनों की स्थिति है, हॉट एयर, उसके ऊपर कूल एयर, फिर कोल्ड एयर, और ड्यूरिंग विथ एन इन्वर्सन, व्युत्क्रमण के समय क्या होता है, नीचे कोल्ड एयर होता है, उसके ऊपर हॉट एयर होता है, नीचे कोल्ड और ऊपर भी कोल्ड और बीच में हॉट। अब ये आपका एक, मैं हटे आता हूं, कूल एयर का ये मैप हो गया। अब लेकिन इसका आंसर मैंने नहीं बताया है, इसका आंसर अभी भी आप ही लोगों को करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, उसके बाद कल मैं इसका आंसर भी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो हमारे इस सीरीज में अपने कमेंट्स से हमें अपने अनुग्रहित करते रहे। अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ करके, मुझे भी लगता है कि नहीं, हमारे प्रयास को भी लोग ध्यान से देखते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।